चलिए देखिए, ऑप्टिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऑप्टिक्स एक ऐसी चीज है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। जब आप लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो वो भी ऑप्टिक्स ही एक तरह का। ऑप्टिक्स मींस आपको लाइट की स्टडी करनी है यहाँ पर पूरी की पूरी, और वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं 10th क्लास के अंदर लाइट के बारे में पढ़ा था। आप लोग याद है, आपने बहुत सारे केसेस पढ़े थे, मिरर्स के, लेंस के, है ना, और मिरर के कुछ केसेस पढ़े थे, 6 केसेस कनकेव के पढ़ते थे, 2 केसेस कन्वेक्स के पढ़ते थे, कुछ ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने। रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, तो ये जितना भी मामला आपने पढ़ा था 10th क्लास में, उसी का थोड़ा सा बोल सकते हैं एडवांस वर्जन आप लोग सीखते हैं 12th क्लास के अंदर। बिल्कुल सब वही सिखाऊंगा मैं, आप लोगों नहीं सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से। मेरे को पता है आप लोगों को कितना रिफ्लेक्शन कितना रिफ्लेक्शन पता है। मैं बिल्कुल जीरो से वही सिखाऊंगा जो 9th क्लास पे 10th क्लास के बच्चों को बता रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ये सारे फिनोमिनाज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स मतलब कि मैं बोल सकता हूँ स्टडी ऑफ लाइट। अब लाइट में ना एक बात आप सब बच्चे याद कर लीजिए आगे से, क्योंकि ये कई बार इस्तेमाल हो सकती है चीज। जैसे कि अभी इस रूम में लाइट जल रही है बेसिकली, तो लाइट के अंदर क्या होता है तो मैं बता दूं। वैसे तो हम लाइट को इस तरीके से मानते हैं कि लाइट ऐसे जा रही है रेस की फॉर्म में, लेकिन आपको पता होना चाहिए लाइट में ऐसे फोटॉन्स होते हैं। लाइट कंटेन्स these are said to be the photons। बच्चों प्लीज बातें नहीं करनी है। and these are what we call the packets of light energy। पैकेट्स या बंडल्स बोलते हैं इनको। मतलब कि अभी मैं आप लोगों को दिख रहा हूं किस कारण से, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं। आप लोगों ने बचपन में ना लाइट का डेफिनेशन पढ़ा होगा, क्या था बताओगे जरा। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ साइट। जो देखने की सेंसेशन दे आपको, वही बोलो क्या है, लाइट है। अभी मैं देखिए, मैं खुद से कोई लाइट सोर्स छोड़ना जो आपको दिख जा रहा हूं, भाई मैं खुद से कोई लाइट सोर्स बॉडी नहीं हूं, लेकिन कोई लाइट मुझ पे जब गिरती है तो मैं लाइट सोर्स की तरह काम करता हूं। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप लोग सब मुझे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि जो लाइट यहां पर इस रूम में लगी हुई है ना, इसमें से निकल रहे हैं कुछ पार्टिकल्स, कुछ बंडल्स बोल सकते हैं, ऐसे जैसे पानी के गुब्बारे होते हैं ना, वैसे गुब्बारे टाइप मानो, वो निकल रहे हैं, उनको हम फोटोन्स बुलाते हैं। और उन गुब्बारों के अंदर भरी हुई लाइट, क्या भरी हुई है, लाइट। और वो लाइट या फोटोन्स जो है ना, मुझ पे आगे जब टकराते हैं तो मुझे बर्स्ट करते हैं, फूटते हैं। जब वो फूटते हैं तो उनमें से बोलो क्या निकलती है, लाइट। और वो लाइट मुझसे टकरा के आपसे जाते हैं, आपके पास जाती है। मतलब मेरे पे अगर फूटे हैं वो सारे फोटोन्स, तो वो सारी लाइट कहां से निकली है, मेरे पास से निकली है और आपकी आंखों में गई है। आपकी आंखों पे जो रेटिना अंदर बेसिकली है, वो रेटिना ट्रेस करता है कि लाइट कहां से आई। तो वो ट्रेस करता है, देखता है कि लाइट तो यहां से आई है, तो मैं आपको नजर आ जाता हूं। समझाएंगे, बहुत सिंपल फिनोमिना है। जैसे कि मैं पानी का गुब्बारा लूं और मैं पानी का गुब्बारा इस तरीके के सर पे मारूं, उसमें से क्या निकला, पानी निकलेगा ऐसे करके, आसपास सब गीले हो जाएंगे। सेम ऐसे ही है कि लाइट के जो मतलब लाइट के अंदर जो फोटोन्स है ना, वो बस पानी के गुब्बारे नहीं है, वो लाइट के गुब्बारे। और वो जैसे ही मुझ पे पड़ते हैं तो वो फूटते हैं, फूटते तो उनमें से बोलो क्या निकलती है, लाइट निकलती है। वो लाइट आपके पास जाती है, आपका रेटिना ट्रेस करता है, तो आपको दिखता है मैं हूं भाई सामने, है ना। ये सबको, हम सबको ये बोर्ड इसीलिए नजर आ पा रहा है, या मान लीजिए ऊपर के ये जो बने हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको, पांडा, ये जो पांडा बने हुए हैं, बियर है जो भी है, तो वो हमें नजर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बोलो क्या गिर रहे हैं, बोलो फोटोन्स गिर रहे हैं, फोटोन्स गिर रहे हैं, फोटोन्स में से फोटोन्स फूट रहे हैं बच्चों। आदर्श, फोटोन्स फूट रहे हैं, फोटोन्स फूट रहे हैं, तो बोलो उसमें से क्या निकल रही है, बोलो लाइट निकल रही है। और लाइट हम सबकी आंखों में आ रही है, हम उसको देख रहे हैं, तो उससे टकरा के सबकी आंखों में आ रही है और रेटिना ट्रेस करता है, वो चीज दिख जाती है। बहुत बेसिक फिनोमिना है, इसको आप लोग बस ऐसे ही समझ सकते हैं। बाकी की मेन चीज अब आगे बढ़ने वाले हैं। सो गाइज, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं जो इस पूरी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, मान लो एक सरफेस है, या आपकी गाड़ी का शीशा है ना, या दीवार है, या कोई भी चीज है, कोई भी सरफेस है, और इसके ऊपर लाइट को गिराया गया, इसके ऊपर लाइट को गिराया गया, तो लाइट के साथ 3 फिनोमिनाज होते हैं बच्चों। 3 फिनोमिनाज होते हैं, सुन लीजिए कौन से 3 फिनोमिनाज हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, या मैं रिफ्लेक्शन बोलूं या मैं उसको ट्रांसमिशन बोल दूं, ट्रांसमिशन, या चलो तुमने रिफ्लेक्शन ही सुना है तो रिफ्लेक्शन सुन लो यार। और एक होता है एब्जॉर्प्शन। सुन लीजिए, कभी भी लाइट किसी सरफेस पे टकराती है ना, तो 3 काम करती है। उसमें से कुछ लाइट तो बोलो क्या हो जाती है, बोलो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है, बोलो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज रिफ्लेक्शन, टकरा के वापस बाहर ही चलेगी, बाहर ही चलेगी, अंदर नहीं गई। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये इंटरफेस है दूसरे मीडियम का, मान लीजिए अंदर कुछ और चीज है, मतलब ये एक दीवार मान लो या कुछ भी मान लो, वट एवर जो तुम्हें लगता है। ऐसे
गाड़ी का शीशा है ये, ठीक है, ग्लास मान लो यार, कोई नहीं, इंटरफेस को लिख लो ग्लास, ठीक है। इस ग्लास पे जब लाइट गिरी तो कुछ लाइट टकरा के बाहर चलेगी, दैट इज बेसिकली द रिफ्लेक्टेड लाइट। इसको बोलो, क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। कुछ लाइट ऐसी होती है जो अंदर चली जाती है, कुछ लाइट ऐसी होती है जो अंदर ही चली जाती है, ऐसे करके जो अंदर चलेगी, जो ट्रांसमिट होगी, बेसिकली वो ट्रांसमिटेड लाइट है। कौन सी लाइट है बोलो, क्या होता है उस लाइट के साथ, वो सब बात की बात है बच्चों, लेकिन ये कौन सी लाइट है बोलो, ट्रांसमिटेड लाइट है। दिस इज ट्रांसमिटेड लाइट। और कुछ लाइट ऐसी होती है जो ना रिफ्लेक्ट होती है, ना ट्रांसमिट होती है, ना अंदर जाती है, वो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाती है उसी ग्लास के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ, जो लाइट है वो एनर्जी फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में उसके ऊपर क्या हो जाती है बोलो, स्टोर हो जाती है। दैट इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन। इसको बोलते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन। और ये सब मिला के बच्चों आपकी क्या बन जाएगी, 100% लाइट बन जाएगी। मतलब कि अगर आप किसी सरफेस पे लाइट को गिरता हुआ देखें और उसके तीनों लाइट्स को टोटल कर दे, रिफ्लेक्टेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट एंड एब्जॉर्ब लाइट, तो आपको पता लगेगा टोटल का सम कितना बन गया, 100% बन गया। तो गाड़ी का शीशा आप लोग देखते हैं कि जब गाड़ी में आप बैठे होते हैं तो कुछ लाइट अंदर भी आती है, ये ट्रांसमिट हो गई, कुछ टकरा के बाहर चली जाती है, बाहर जाती है इसीलिए लोग आपकी गाड़ी के शीशे को देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी चीज से टकरा के लाइट गई ही नहीं, समझ रहे हैं, तो वो चीज नजर, शीशा क्यों नजर आ जाएगा, बिकॉज शीशे पे कुछ टकरा के लाइट बाहर जाती है, टकराती है और लाइट बाहर जाती है, बाहर जो लाइट जाती है उसको हमारे आंखों में पड़ती है, रेटिना ट्रेस कर लेता है, देख लेता है शीशा है यहाँ पर, बोला है कि नहीं। तो बाहर भी जाती है, अंदर भी आती है, तभी तो अंदर रोशनी रहती है गाड़ी के, और गाड़ी का शीशा गर्म भी हो जाता है, तो मतलब एब्जॉर्ब भी होता है। तो कुल मिला के 3 फिनोमिनाज होते हैं, जिन 3 फिनोमिनाज में से इस चैप्टर का पूरा डिस्कशन रहेगा रिफ्लेक्शन पे और ट्रांसमिशन पे। मतलब ये 2 फिनोमिनाज हमारे डिटेल डिस्कशन में रहेंगे। एब्जॉर्प्शन जो है ब्लैक बॉडी टाइप का, वो सब नहीं पढ़ाया जाता बच्चों रे ऑप्टिक्स यानी फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर हम 2 चीजें डिस्कस करते हैं, बोलो क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। 25% ऑफ द कंटेंट इज अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड अदर 75% ऑफ द कंटेंट इज अबाउट द रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन एक मेजर सेक्शन कवर करता है, क्लियर है, एब्जॉर्प्शन है नहीं बच्चों। सो मेरे को लगता है ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। इसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो मुझे बोलो फटाफट से, ठीक है, क्लियर है, स्टार्ट करें आगे। चलो अब मैं स्टार्ट कराऊंगा तुम लोगों को रिफ्लेक्शन। क्या होता है वैसे रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन बोला है कि जब एक लाइट किसी मीडियम में चलते हुए किसी इंटरफेस से टकराती है। अब ये इंटरफेस क्या होता है यार, इंटरफेस का मतलब कुछ नहीं है, कहीं तुम सोचो पता नहीं सर क्या इंटरफेस शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो ऊपर हवा है और ये बेसिकली यहां पर पानी है, ये पानी है, ऊपर पानी है, ऊपर हवा है और नीचे बोलो कौन है, पानी है। तो जो भी लाइट ऊपर से आ रही है, कुछ लाइट बोलो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट बोलो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, और कुछ बोलो पानी गर्म होता है तो एब्जॉर्ब होती है। यही तो बात बोलना चाह रहा हूं, इसको बोलते हैं इंटरफेस। इसको क्या बोलते हैं बोलो, इंटरफेस। हायर क्लास में आ चुके हो, डेफिनेशन नहीं आती है कि मुझे बताओ व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने 16 साल 17 साल से नहीं पूछे, मतलब 2006 से सिलेबस बना था, 18 साल हो चुके सिलेबस में, आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, कभी नहीं आता। डेफिनेशन के कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का मेन काम है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं। सो गाइज मैं आपसे बस ये बात कर रहा हूं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो गाइज मान लीजिए कि मेरे पास ना एक इंटरफेस है और ये इंटरफेस ना मैंने पीछे से कुछ ऐसे पेंट कर दिया या कुछ ऐसे कर दिया जिसमें लाइट अंदर अब जा ही नहीं सकती। जैसे कि आपने अपनी गाड़ी के अंदर वो कहते हैं ना काले शीशे कर दिए, या आपने उसमें कर्टेन्स लगा दिए, या आपने कोई ऐसी चीज रख दी जिसकी वजह से लाइट अब अंदर नहीं आ सकती। अरे कोई मेटेलिक चीज रख दो, लाइट फिर नहीं आएगी अंदर, अंधेरा हो जाएगा गाड़ी के अंदर। तो मैंने इसको इस इंटरफेस के पीछे कुछ ऐसा लगा दिया जिसकी वजह से लाइट ना अंदर नहीं, मतलब इंटरफेस को ट्रांसमिट नहीं कर सकती, लाइट सिर्फ और सिर्फ वापस अपने मीडियम में टकरा के वापस आएगी, समझना। और ये ऐसे समझना जैसे कि ग्लास है पूरा, तो मतलब कि मैं इसको थोड़ा सा ग्लास कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, ये क्या करा है मैंने, आप समझ रहे हो, ये शीशा है जो मैं सफेद कलर से बना रहा हूं। अरे ये क्या शीशा है, शीशे का कौन सा कलर लूं, ग्रे, अबे क्या हो रहा है ये, चलो ठीक है। तो ये शीशे की थिकनेस है, पीछे पेंट करा हुआ है। अब आपको मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, ऐसे आई, इसको बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना अभी सब 10th क्लास का है,
ठीक है, कहीं भी दिक्कत लगे बता देना। इंसिडेंट रे होती है जो कि हमारी रे पहले जा रही है, मतलब मीडियम से किसी मीडियम से जा रही है, उसको बोला इंसिडेंट रे। अब वो जाएगी, पीछे मैंने पेंट कर रखा है, पीछे मैंने उसका रास्ता ही नहीं छोड़ रखा, तो ग्लास के अंदर तो घुस सकती है मान लीजिए, लेकिन जब ग्लास के अंदर ऐसे जाएगी, ज्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज रिफ्लेक्शन जैसा कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो कुछ थिकनेस है और ग्लास के अंदर ऐसे गई, लेकिन अब अंदर जाने के बाद अब उसको बाहर जाने का रास्ता है नहीं, तो वो टकरा के वापस आएगी। लेकिन इस टकराने के पीछे एक कॉन्सेप्ट लगता हुआ दिखाई दिया, वो क्या कॉन्सेप्ट है सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। कहते हैं ये तो होती है इंसिडेंट रे। अब एक बड़ी स्पेशल रे है जो आप लोगों को इस चैप्टर में बड़ी समझनी है, उसको बुलाते हैं नॉर्मल रे। क्या बुलाते हैं बोलो? नॉर्मल हमेशा किसी भी सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर मेरे पास ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल बनेगा ऐसे। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो आपको बस परपेंडिकुलर बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, इस जगह पर नॉर्मल कैसा बनेगा? इस जगह पर नॉर्मल कैसा बनेगा? तो ये रहा सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे लाइन जाएगी? ये लाइन जाएगी। दिस रे इज एक्चुअली द नॉर्मल रे। और बच्चों रूल ये कहता है कि हमारी इंसिडेंट रे ना, जितना एंगल बच्चों नॉर्मल रे के साथ बनाती है उसको मैं इंसिडेंट एंगल बुलाता हूं। क्या बुलाता हूं बोलो? इंसिडेंट एंगल। और जितना एंगल मेरी इंसिडेंट रे ने नॉर्मल रे के साथ बनाया, मान लो 30 डिग्री बनाया, कितना बनाया बोलो? 30 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा वो 30 डिग्री बनाते हुए ही बोलो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ये बोलो क्या होगा? आर। और ये आई और आर बोलो क्या होता है? बराबर होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल चीजें करनी है हमें, और कहीं समझ में नहीं है आपको बताना है। बस आप ये समझिए कि कोई भी मेरे पास एक सरफेस है जिसके थ्रू लाइट जा नहीं सकती, दीवारों के थ्रू भी लाइट नहीं जा सकती है। मैं आपको बताऊंगा दीवार पे लाइट गिरती है तो कैसा पैटर्न बनाती है, और उस पर गिरती है तो वो कैसा पैटर्न बनाती है। अभी समझेंगे इस बात को, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है वाला। तो मैंने बस ये बोला कि जब भी कभी लाइट किसी ऐसे सरफेस पे गिरी जिसके थ्रू लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती, तो वो टकरा के वापस तो आएगी ना। अब वो जब भी टकरा के वापस आती है तो उसके पीछे एक रूल लगता है कि वो इंसिडेंट रे जिस भी एंगल पे नॉर्मल रे के साथ टकराई है, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ जितने भी एंगल पे आई है, यानी आई जितना एंगल है उतना ही आर बनेगा। उतना ही बोलो क्या बनेगा? आर। अगर यहां से मैं एक बना के दिखा देता हूं बच्चों, अगर यहां से थोड़ा सा बड़ा एंगल बना है, ऐसे करके बड़ा एंगल बना है, नॉर्मल तो ऐसा ही रहेगा ना, अगर बड़ा बना है तो यहां पर भी कैसा बनेगा बोलो? बड़ा बनेगा। नहीं आया ना समझ में? तो जितना आई बोलो उतना ही बोलो क्या? आर होता है बच्चों। जितना आई उतना ही आर। इज दिस राइट? अगर आपके मन में ये वाला डाउट आ रहा है ना कि सर अगर लाइट सीधी आ जाती तो, सुनो सुनो क्लास प्लीज, अगर मान लो लाइट ऐसे आ जाती सर फिर क्या होता? बिल्कुल सीधी इंसिडेंट रे। तो मुझे बस बच्चों ये बताओ, अगर इंसिडेंट रे ऐसे आती तो नॉर्मल यहां पर कैसी होती? बताओ। नॉर्मल नॉर्मल तो नॉर्मल तो ऐसी होती ना यार। यार नॉर्मल तो हमेशा सरफेस की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। उसका मतलब नहीं इंसिडेंट कहां से आ रही है, उसका मतलब ये है कि जिस भी जगह पे बात कर रहे हैं ना, जिस जगह पे आप रिफ्लेक्शन देखने जाते हैं वहां पर बस परपेंडिकुलर बना दीजिए। तो इसका तो सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, तो नॉर्मल भी ऐसे ही है, इंसिडेंट भी ऐसी आ गई। तो कितना एंगल बना रही है इंसिडेंट और नॉर्मल? जीरो, क्योंकि अगर बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में आ गई तो जीरो बना रही है। अगर आई जीरो है तो आर भी कितना होगा? जीरो। मतलब जाने वाली रे भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? जीरो। आने वाले ने जीरो बनाया तो जाने वाले ने भी जीरो, आने वाले ने 30 बनाया तो जाने वाले ने भी 30 ही बनाया। तो यहां पर बोलेंगे रे क्या होगा? रे बिल्कुल सेम रास्ते से बाउंस बैक कर जाएगी, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी रास्ते पे आएगी। लेकिन रूल आपका हमेशा वही रहेगा, एंगल आई बराबर बोलो क्या होता है? एंगल आर। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बोलो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? पहला लॉ क्या कहता है? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, that is angle I बराबर एंगल, एनी प्रॉब्लम? सेकंड बताओ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ये लिखते थे सेकंड है, बहुत अच्छे। ऑल रेज इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज ऑन द, बच्चों ये सेम प्लेन का मतलब क्या है वो आपको बताना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताना जरा, ये जितनी भी रेज है क्या कोई भी बोर्ड से बाहर या अंदर की तरफ है? सब कुछ बोर्ड पे है ना। ये रे ऐसी आई है, ऐसी गई, नॉर्मल रे भी इधर ही है। प्लेन मतलब एक प्लेन पे है। अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है ना बच्चों, तो ये कहना चाह रहे हैं एक ही प्लेन एक्स वाई प्लेन में बनी हुई सारी रेज। ऐसा कुछ नहीं कि कोई बाहर की तरफ हो,
समझो, जैसे कि आप 3D डायग्राम्स बनाते हो केमिस्ट्री के अंदर, तो तुम लोगों को पता है ना, तुम लोगों ने ऐसे बॉन्ड भी बनाने सीखे हैं, ये वाले जो होते हैं डैश वाले, ये डैश वाले बॉन्ड तुम्हें पता है कहां की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ। ये डार्क वाले कहां की तरफ होते हैं, आगे की तरफ, मतलब प्लेन पे नहीं होते सारे बॉन्ड एक प्लेन पे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लो, सारे बॉन्ड एक प्लेन पे नहीं होते, बट ये कहना चाह रहा है कि सारी रेज एक ही प्लेन पे है, मतलब एक ही प्लेन पे, मतलब इसी बोर्ड पे ही सारी रेज रखी हुई है। आप ये मत समझिए कि कोई भी रे कहीं इधर उधर है बच्चों। सो गाइस, ये दो आपको लॉज मेरे को लगता है समझ में आ गए होंगे कि एंगल ऑफ वाई बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ आर, और ऑल इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। एम आई राइट? यहां तक बात आपको क्लियर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? अब इसको थोड़ा और बढ़िया करते हैं, इस सिचुएशन को थोड़ा और बढ़िया करते हैं, और थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिना पे चलती है। गाइज, आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे पास ना एक रेगुलर सरफेस है, ये जो सरफेस है ना, क्या सरफेस है बोलो? रेगुलर सरफेस है। रेगुलर सरफेस का मतलब होता है कि इसके जो बिल्कुल आगे का सरफेस है ना, बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ है, रेगुलर है। और एक मेरे पास है थोड़ा सा इरेगुलर, ऐसा ऐसा। ये कैसा है बोलो? मेरा आप लोगों से एक सवाल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे काम करेगा? इरेगुलर पे नहीं करेगा? नहीं होगा उसमें? क्या लगता है? एंगल आई एंगल आर बराबर दोनों पे करेगा? चलो एक और बात समझते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बताता हूं। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी है, अगर आप शीशे में खड़े हैं और मैं ऐसे मान लो शीशे के सामने खड़ा हूं, मेरे सामने शीशा है और मेरे पीछे एक बल्ब है, तो मुझे शीशे में नजर आएगा? आएगा। क्यों नहीं आएगा? शीशे में होना तो शीशे में पीछे वाली चीज तो नजर आएगी ना। मैं पीछे देख भी नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे शीशे में क्या नजर आ रहा है बोलो? बल्ब। आप समझेंगे ये फिनोमेना ऐसा क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा कई बार गाड़ियां अगर बड़ी बड़ी साफ सुथरी, कोई ब्लैक गाड़ी है, बिल्कुल प्लेन उसका सरफेस है, तो आप उस ब्लैक गाड़ी की मेटेलिक शीट पे भी आप लोग ये देख सकते हैं, अपनी शक्ल देख सकते हैं। होता है कि नहीं होता? बहुत साफ सुथरी है तो दिख जाएगा, क्योंकि वो सरफेस बड़ा रेगुलर है। अब रेगुलर सरफेस से फायदा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। रेगुलर सरफेस पे चीजें ऐसे क्यों होती है कि पीछे वाली चीजें दिख जाती हैं। शीशे में ऐसा क्यों होता है कि पीछे वाली चीजें वही चीज दिखाती हैं जो उनके सामने रखी होती है। मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि यहां एक बल्ब है, समझना यार, और इस बल्ब से ना एक पैटर्न निकला, एक वेव का पैटर्न निकला। ओए रुक जाओ, ये एक पैटर्न निकला, इस पैटर्न को नाम दे देते हैं ए पैटर्न, ए पैटर्न नाम दे देते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि सरफेस रेगुलर है, ये सरफेस बोलो कैसा है? रेगुलर, हर जगह से बिल्कुल एक जैसा है, तो यहां पर ये नॉर्मल रे बनेगी, यहां पर ये नॉर्मल रे बनेगी, और यहां पर ये नॉर्मल रे बनेगी। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जितना एंगल वो बनाते हुए आई है नॉर्मल रे के साथ, उतना ही बनाते हुए जाएगी। तो कुछ रेज इस तरीके से जाती हुई नजर आई, और कहा गया कि पैटर्न बिल्कुल ए जैसा बना। कोई इंसान अगर यहां पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज को, या मान लीजिए कि ये आपकी आंख है और आप इसको देख रहे हैं, तो जो पैटर्न बल्ब्स का निकला था, इस रेगुलर सरफेस की वजह से बिल्कुल सेम पैटर्न बोलो क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट आउट हुआ है। तो मुझे बिल्कुल सेम लाइट्स का पैटर्न दिखता है जो वहां से निकला था। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, थोड़ा डीप है। जो पैटर्न इन बल्ब से निकला है ना, इससे टकराने के बाद भी पैटर्न बिल्कुल क्या रहा है बोलो? सेम रहा है। तो मुझे बिल्कुल ना सामने बल्ब नजर आया था। क्या नजर आया था बोलो? बल्ब। बल्कि यहां पर है नहीं बल्ब, लेकिन मुझे बल्ब नजर आया था, बिल्कुल सेम पैटर्न रेगुलर सरफेस ने रिलीज करा। लेकिन 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 सुनना भी आप, होता क्या है, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो वो समझ में नहीं आने वाला। होगा क्या कि अगर मान लीजिए इसके सामने बल्ब हो, तो इसने पैटर्न तो भेजा ए करके, ध्यान देना, ए ए ए ए करके भेजा। लेकिन आप जानते हैं कि वहां का सरफेस रेगुलर। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सरफेस भले ही इरेगुलर हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा काम करते हैं। बस ये फर्क है कि जैसे थोड़ा अंदर की तो धसा हुआ है, तो इसका नॉर्मल ना ऐसे ना बन के थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा तिरछा बन जाए, इसका थोड़ा सा ऐसा बन जाए, इसका थोड़ा सा सीधा बन जाए। मतलब कि सबका नॉर्मल जो हो सकता है वो थोड़ा अलग अलग जाएगा, बिकॉज सरफेस बोलो क्या है? इरेगुलर है। अगर सीधा होता बिल्कुल तो सबका ऐसा ऐसा बनता ना यार, लेकिन कोई थोड़ा सा ऐसा हो रखा है तो वो ऐसा बनेगा। अरे नहीं आ रहा समझ में? तो क्योंकि मेरा सरफेस इरेगुलर है, तो सीधा होता तो सारे नॉर्मल ऐसे बनते यार, सारे नॉर्मल ऐसे बनते। बट अगर सरफेस ही ऐसे तो नॉर्मल तो फिर ऐसे जाएगा ना यार, समझो मेरी बात को। तो हर जगह नॉर्मल थोड़ा अलग बना, तो नॉर्मल अलग अगर मेरा बना, तो मेरी जो रेस का पैटर्न है ना वो थोड़ा चेंज हो गया। ये वाला यहां चला गया, ओ सॉरी,
ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। ये वाला यहां चला गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब जो ए पैटर्न था वो कुछ और BCD पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर मैं अब यहां पर ये BCD पैटर्न किसने निकाला है बताओ जरा? इस दीवार ने निकाला है, इस दीवार ने निकाला है। तो जब आंखें देखती है ना यहाँ पर, इसको फोकस करती हैं, तो उसको सामने दीवार से बना हुआ एक पैटर्न दिखता है जो दीवार ने बनाया, तो बेसिकली उसको दीवार नजर आती है। क्या नजर आती है बोलो? दीवार। क्योंकि पैटर्न तो इधर भी इसने बनाया, तो ये नजर आनी चाहिए बच्चों। लेकिन ये सेम पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है जो पैटर्न बल्ब ने निकाला था। तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर क्या दिखना शुरू होगा बोलो? बल्ब दिखना शुरू होगा। अब एक काम करो, आप दीवार को देखो। अब दीवार को देखोगे तो पीछे वाली ट्यूबलाइट नजर नहीं आएगी आपको। इस दीवार को देखोगे तो पीछे वाली ट्यूबलाइट नजर देंगा तो नहीं है ना कोई? बिल्कुल दोनों चीज देख ले, कहते सर कॉन्सेप्ट गलत है। कौन है? सचिन है? कहीं कोई बीच में बैठ के मेरे को दोनों दिख रही है सर, इधर भी दिख रही है, दीवार भी दिख रही है, ये भी दिख रही है। आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। अगर आप एक चीज देख रहे हैं, अगर आप दीवार देख रहे हैं तो ये नजर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आ रहा? आप जरा, बहुत सिंपल फंडा है यार, कि दीवार कैसा सरफेस है। अब ऐसा नहीं कि इस पे प्लस्तर मार दोगे तो कहोगे बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे ये प्लेन हो ही नहीं सकता। आप इसमें बिल्कुल प्लेन प्लस्तर मार दीजिए, पुट्टी मार दीजिए, पीओपी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये प्लेन नहीं हो पाएगा। हाथ से प्लेन करना पॉसिबल है ही नहीं भाई। इसको कुछ ना कुछ उसके सरफेस पे बोलो क्या रह जाएगी? इरेगुलरिटी रह जाएगी। लाइट के लिए तो थोड़ी सी भी इरेगुलरिटी काफी है। अब हो क्या रहा है बताओ जरा? ट्यूबलाइट से लाइट आई ए पैटर्न करके, जब उसके ऊपर गिरी तो उसने पैटर्न ही बदल दिया। पैटर्न बदल दिया तो आपने देखा, तो आपको वो नहीं नजर आएगा, बिकॉज वो वाला पैटर्न तो खत्म हो चुका है। आपको नजर आएगा दीवार का पैटर्न। नहीं आया समझ में? बट यहीं पर शीशा है, शीशा है या कोई प्लेन शीट है, मतलब मेटल की शीट है, तो आपको पीछे वाला बल्ब नजर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बिकॉज वो जो पैटर्न भेज रहा है पीछे से ए का पैटर्न, वही टकरा के ए का आपके पास आ रहा है, तो आपको दिखता है वही पैटर्न जो पीछे से आ रहा है, तो आपको सामने बल्ब दिख जाता है। समझ नहीं आया? तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर इरेगुलर सरफेस दोनों पे काम करता था, बोलेंगे दोनों पे करता है। वो लॉ वॉयलेट कभी नहीं होता बच्चों। कभी भी लाइट टकराएगी, चाहे रेगुलर सरफेस से टकराए चाहे इरेगुलर से, हमेशा आई बराबर क्या होता है? आर होता है। लेकिन बस रेगुलर सरफेस की खास बात ये होती है कि जो पैटर्न देते, जो पैटर्न उसके ऊपर गिरता है ना, वो पैटर्न बिल्कुल सेम रिलीज कर देता है। इसलिए रेगुलर सरफेस वाली चीजों पे हमें चीजें पीछे वाली नजर आ जाती है। नहीं आया ना समझ में? और इरेगुलर पे नजर, आप कहें सर ये तो रेगुलर लग रहा है, बच्चों ये भी रेगुलर नहीं होता है। रेगुलरिटी मतलब कि बहुत ध्यान से ग्लास की बनाई जाती है बच्चों, रेगुलरिटी, उसको बहुत रेगुलर बनाना बहुत जरूरत है। और ग्लास आपको पता है समय के साथ खराब होता है, उसकी रेगुलरिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो वो ग्लास भी उतनी बढ़िया इमेज देना हमारा क्या कर देता है? बंद कर देता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं ग्लास का फंडा, आप लोग अब बुक्स में कुछ चीजें हैं नहीं, ग्लास समय के साथ फ्लो करता है। ग्लास एक तरह का सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ग्लास एक तरह का फ्लूइड होता है। आपके घर में जो शीशा लगा हुआ है ना, वो हर कुछ दिनों के बाद ना थोड़ा सा बीच में से पतला हो जाता है, और वो ऐसे बिल्कुल लिक्विड की तरह फ्लो कर रहा है। और बहुत सालों बाद आप देखना, नीचे से थिक मिलेगा, बीच में से पतला मिलेगा, मुक्का मार दोगे टूट जाएगा बहुत सालों बाद। अभी नहीं, ऐसा क्यों? बहुत साल मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद। पुरानी बिल्डिंग से शीशे इतनी जल्दी क्यों टूट जाते हैं? ऐसे पत्थर मारा टूट गया होता है ना। बहुत पुरानी कोई बिल्डिंग हो, उसके ऊपर एक बॉल लगते के साथ ही कांच चकनाचूर, क्योंकि ग्लास समय के साथ क्या कर चुका है? फ्लो कर चुका है। अब मुझे एक बात बताना यार, ए क्लास प्लीज, आपके सामने शीशा लगा हुआ है, शुरू में जब वो शीशा है तो बिल्कुल फिक्स प्लेन रेगुलर सरफेस, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, तो वो जो रेगुलरिटी वो क्या हो रही होगी? खत्म हो रही होगी। धीरे धीरे उसमें चीजें दिखना क्या हो जाएंगी? ब्लर हो जाएंगी। समय के साथ ग्लास आपका बढ़िया नहीं रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो हाँ, ग्लास के साथ यार कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? पक्का आगे बढ़ूं? तो मुझे तुम ये बताओ, ए क्लास प्लीज, बच्चों ये जो हमारा इसको बोलते हैं, जो मैंने आपको भी इंटरफेस करवाया है ना, ये होता है प्लेन इंटरफेस। सुन लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन इंटरफेस। प्लेन का मतलब सीधा इंटरफेस है। अब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे इसके बाद। अच्छा ये सब ना पेपर में नहीं आता है, अगर तुम सोचे पेपर में आएगा। ये हमारा थोड़ा सा बस चैप्टर को ना इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है आज, तो हम चैप्टर थोड़ा लाइट को ना दिमाग में थोड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आसपास चीजें कैसे चल रही हैं। उसके बाद तो चैप्टर में जाना ही है, शुरू हो चुकी है, लेकिन जो चीजें पेपर में आती हैं इस तरह की चीजें, इन पे मेरी बात सुनो, ये वाली चीजें जो है पेपर में डायरेक्टली कभी नहीं पूछी जाएंगी आपसे। यार ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आई बराबर आर है, लेकिन इसके बिना ना आगे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। जिसको पता ही नहीं आई बराबर आर है वो क्या करेगा आगे? अब सुनो, मैंने प्लेन इंटरफेस पे आपको क्या करवा दिया? प्लेन इंटरफेस पे क्या करवा दिया? रिफ्लेक्शन। अब कराऊंगा रिफ्लेक्शन ऑन कर्व्ड इंटरफेस। कर्व्ड कैसा होता है? आपने कन्वेक्स कनकेव सुना है? अब देखना, मेरे को पता है आधी क्लास गलत करेगी, आधी तो मैं कम लेके चलता हूं, मुझे पता है आधी से ज्यादा गलत करती है हर बार, है ना। अब कन्वेक्स और कनकेव बताना है, इसको लेके बड़ी दुविधा है भाई।
बड़ी दुविधा है, नहीं है दुविधा। चलो अर्ज की बात ले लेते हैं, कैसे होता है कनकेव? तो नीचे करिए ऐसे, ऐसे कैसे? ऐसे सबने बनाया ऐसे। चलो बताना फिर ये है कि नहीं। ये कॉनकेव है क्या सर? वहां से देखो तो कुछ है, यहां से देखो तो कुछ है। पूरा बनाऊं? मतलब अंदर पेंट कर दूं तो कन्वेक्स है और बाहर पेंट करूं तो कॉनकेव, यही है। इससे फर्क नहीं पड़ता इधर है या उधर है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, एक बात और मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, मेरे मन में थोड़ी वो है कि ये जो आप लोग ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे बना रहे हैं कटोरी सी कुछ इस तरह की, ये मैटर है क्या वैसे? मतलब क्या क्या चीज है ये? आपने ऐसी 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 छतरी 10th क्लास में बनाई है ना, इस तरह की छतरी बनाई है ना, और ये इस तरह की छतरी पे लाइट भी बहुत गिराई है, बहुत लाइट गिराई है। ये छतरी बिल्कुल बेसिकली सी जैसी है ऐसी, मतलब कोई ऐसे कुछ है, मतलब कि पूरी एक लाइन जैसा कुछ है, क्या है ये? ये स्फेरिकल सरफेस है और ये भरा हुआ है बीच में से, ये खाली है। हाफ स्फेरिकल मिरर है। चलिए तो चलिए, कुछ बच्चों को अच्छा पता है। अब सुनिए, मैं अब आप लोगों को एक सिंपल सी चीज सुनाता हूं। आपके पास ना एक स्फेरिकल कोई चीज है, शीशे की बनी हुई कोई चीज है। बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़े हो पिछले साल यहां पर? अच्छा, हाँ तो अभिषेक ने ठीक पढ़ाया होगा भाई। तो अभिषेक अच्छा था पढ़ाई में अपने टाइम में। ओ बच्चों मेरी एक बात बताओ, ये मेरे पास ना एक एक ऐसे समझना कोई रिंग नहीं है भाई, ये मेरे पास एक ग्लास का, कांच का बना हुआ है ऐसे एक स्फेरिकल बॉल मेरे हाथ में, कांच की बनी हुई बॉल मेरे हाथ में, अंदर से होलो है, अंदर से क्या बोलो? होलो, एयर है बीच में और कांच की बनी हुई है। अब अगर मैं बताओ, अरे उलुलुलु, अगर मैं इसको बीच में से ऐसे काट दूं, बीच में से ऐसे काट दूं, तो अब ये दो कटोरी बन जाएंगी। अगर मैं एक स्फेयर को ऐसे बीच में से काट दूं, बॉल को कभी आप लोगों ने फटते हुए देखा होगा, तो बीच में से अगर फट जाती है तो वो दो कटोरी बन जाती है। तो ऐसे दो कांच की कटोरी बन गई है। लेकिन बच्चों रिफ्लेक्शन होने के लिए किसी एक साइड पे पेंट का होना जरूरी है ताकि लाइट दूसरी तरफ ना जाए। तो अब सुन लीजिए क्या होगा। अब होगा सिर्फ इतना सा कि अगर मैंने वो वाला सरफेस लिया हुआ, देखो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, समझना मेरी बात को ध्यान से, वो वाला सरफेस मैंने ऐसे लिया हुआ है। अरे यार ऐसे परेशान क्यों हो रहे हैं, इसको यूं ना कर ले। हमारे पास टेक्निक है, हम फिर भी यूज नहीं कर रहे हैं उसको। चलो सुनो, अगर हम इसको ऐसे ले लें कि ग्लास इस तरफ से काटा गया है और मैं इसको बच्चों पीछे से यहां से पेंट कर देता हूं, इस तरफ से मैं इसको बोलो क्या कर देता हूं? अच्छा वहां से पेंट कर दिया तो लाइट वहां से लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार। लाइट तो फिर यहां से ग्लास वाली साइड से आएगी ना, लाइट हमेशा कहां से वाली साइड से आएगी बोलो? ग्लास वाली साइड से। तो मेरी बात समझ लीजिए, अगर लाइट उस साइड से आ रही है जहां पर कोई सरफेस धसा हुआ है अंदर की तरफ, तो वो सरफेस कॉन्केव है। वो सरफेस बोलो क्या है? इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैंने ये वाला उठाया, ये वाला उठाया। अगर मैं ये वाला भी उठा लूं, सुनो मेरी बात ध्यान से क्लास प्लीज, अगर मैं ये वाला भी उठा लूं लेकिन मैं इसको पेंट कर दूं, बोलो कहां की तरफ से? पीछे की तरफ से पेंट कर दूं, ऐसे करके, ऐसे करके पेंट कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैंने पेंट इस तरफ करा तो लाइट तो पक्का बात है वहीं से आएगी। अब लाइट हमेशा उस तरफ से आएगी जहां पर शीशा लगा हुआ है। यार आप घर में शीशा देखते हो, मिरर देखते हो आप लोग, वो प्लेन इंटरफेस होता है। कैसा होता है बोलो? प्लेन इंटरफेस। कभी शीशे को उतार के देखना, पीछे पेंट हो रखा है, पीछे क्या हो रखा है? पेंट। आगे ग्लास है, पीछे पेंट है। सेम ही तो बात है ना, लाइट तो हमेशा ग्लास वाली साइड से आएगी, पेंट वाली साइड लगाते हो अपनी तरफ पे, नहीं ना, ग्लास वाली साइड लगाते हो तो लाइट अब वहां से आएगी। फिर दोबारा लाइट जिस साइड से आ रही है बच्चों, वो वाली साइड पे ग्लास धसा हुआ है। अगर धसा हुआ है, लाइट जिस साइड से आ रही है वो धसा हुआ है, ये दोनों ही कनकेव है। दोनों ही बोलो क्या है? तो कनकेव का पहचान ऐसे कुछ नहीं होता कि इस तरफ है या उस तरफ है। कनकेव का पहचान है कि लाइट जिस साइड से आ रही है, अगर उस साइड पे सरफेस धसा हुआ है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो बेसिकली वो क्या है? कॉनकेव। समझ नहीं आया? नहीं आया ना समझ में?
और इन दोनों में से किसी को भी मैं कन्वेक्स भी बना सकता हूं, मैं इसको भी कन्वेक्स बना सकता हूं, इसको भी कन्वेक्स बना सकता हूं। बस क्या करना है, पेंट चेंज करना है। तो बोलो क्या करूंगा मैं, बोलो जरा। मैं अगर एक सरफेस को ऐसा लूं जैसे ये है, और मैं इसको पेंट कहां की तरफ कर दूं, अंदर की तरफ पेंट कर दूं ऐसे करके, तो बच्चों अगर मैंने अंदर की तरफ अगर इसको पेंट कर दिया तो लाइट कहां से आएगी, वहां से आएगी, यहां से आएगी, यहां से आएगी। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, लाइट यहां से आएगी, तो लाइट वहां से आएगी जहां से ग्लास बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो बोलो क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। सिंपल। लाइट हमेशा उस साइड से आएगी जहां पर ग्लास है, इसमें ग्लास इस तरफ है, उसमें ग्लास इस तरफ है, अंदर धसा हुआ है, दोनों तो कन्वेक्स माना जाएगा। और यहां पर बोलो क्या माना जाएगा, इसको कन्वेक्स। और कैसा कन्वेक्स बन सकता है बताओगे जरा, कि मैं उस वाले को ऐसे कर लूं और पेंट कहां से कर दूं। आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बस मैं मान के चलूंगा ना, वही 10th क्लास वाला सारा हम क्लियर करेंगे। तो अब लाइट इसमें यहां से आनी है, इसमें लाइट यहां से आएगी। नहीं आ रहा ना समझ में। तो लाइट जिस तरफ से आ रही है वहां से सरफेस उभरा हुआ है, तो बेसिकली वो क्या माना जाता है, कन्वेक्स माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कन्वेक्स के अंदर और कनकेव के अंदर। कर लोगे। अच्छा, इसमें, इनमें और इस वाले मिरर में क्या फर्क है, ये प्लेन मिरर है और वो वाले कर्व्ड मिरर है, बस इतना ही फर्क है। ये प्लेन मिरर थे पहले वाला, और ये वाला बोलो क्या है, कर्व्ड मिरर है। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह काम करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह काम करेगा। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, चिंता मत करिए, बस आपको मुझे बताओ कनकेव कन्वेक्स समझ में आ गया। बेसिक्स इतने मजबूत रखना रे ऑप्टिक्स के, बता रहा हूं, जिसके बेसिक्स अच्छे होते हैं बच्चों को लगता है ये बहुत मजाक की चीजें हैं, लेकिन बाद में ना मैं आपको बता रहा हूं एक टॉपिक आता है जिसमें 6 केसेस करने होते हैं। मैं वो वाले 6 केसेस नहीं 10th में पढ़े हैं, कुछ डिफरेंट 6 केसेस होते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स वाले। उसके अंदर ना कनकेव कन्वेक्स ही बच्चा नहीं समझ पा रहा होता कि कन्वेक्स कौन सा है, कनकेव कौन सा है, और ये बहुत बेसिक पार्ट से निकल के आता है कन्वेक्स कनकेव। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत बेसिक पॉइंट पे आप चीजों को हल्के में मत लीजिएगा कि आप सोचो ये हल्के में ले लिया। बता दूं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के 15 नंबर है। 70 में से 15 नंबर समझते हैं, मतलब कितना, मोर देन 20% ऑफ द सिलेबस इज ओनली कवर्ड बाय 2 चैप्टर्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। 70 में से 15 नंबर आपको समझ में आते हैं। परसेंटेज कितने हो गए, 20% से ज्यादा हो गया भाई। क्लियर होता है कि नहीं होता, लगभग 22% के आसपास का स्कोर। तो जितना पेपर हो रहा है उसमें 22% मार्क्स सिर्फ अकेले ऑप्टिक्स खाता है। तो पढ़ लो कि कितना जरूरी हो गया, समझ में आ रहा है। तो कुछ करो ना करो, ये तो करना ही है। 33% पास होने के लिए चाहिए होता है, 22% अकेला ऑप्टिक्स दे देता है। क्लियर होता है, तो इसलिए बहुत मेहनत की जरूरत है इस चैप्टर के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये वाली बात आपको क्लियर हो जाती है। अच्छा, कुछ और बातें सुन लीजिए इसके अंदर। हाँ भाई, इधर प्लीज। ये जो लाइन ऐसे जा रही है ना बच्चों, इसमें ये वाले पॉइंट को आप लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, पोल। क्या बुलाते हैं, चाहे इसको पोल बुला लो चाहे इसको बुला लो, दोनों बातें सेम ही है। जब एक कट के जाएंगे तो ये पोल बन जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं। अरे देखो ना, यहां से काटा यार, इसमें ये पोल हो गया, यहां से काटा इसमें ये पोल हो गया, है ना। नहीं आ रही बात समझे। ये क्या होता है बताओ जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सुन लीजिए, जिसको नहीं आए ना, बिल्कुल भी संकोच मत करना इस बात को सोचने में कि 10th में पढ़ा सर ये मैं पूछूंगा तो बेइज्जती होगी। पूछ लेना, तो बाद में रिग्रेट फील करोगे। ये सी जो होता है यहां पर, बोलो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस सी डिनोट्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब मुझे बताना जरा इसके लिए पोल कहां पर होगा, इसके लिए पोल कहां पर होगा, ये पोल होगा। और पक्का ये भी तो गोला घूमेगा ना, तो काट लिया गया। अब गोला घूमेगा तो उसका पक्का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज द सेंटर ऑफ। क्लियर। अब ये यहां पर पोल होगा और इसका भी गोले का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल होगा, गोले का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में। जिस तरफ को गोला है उसी की तरफ सेंटर बनेगा यार। गोला उस तरफ है तो सेंटर इस तरफ बनेगा। उसमें कोई वो नहीं कि पेंट होगा क्या होगा, सेंटर इस कर्व सरफेस का सेंटर इस तरफ है, बस ये बात समझनी है। और ये बच्चों पोल है। ठीक भाई, अब एक और बात करूंगा बच्चों, लास्ट बात करूंगा, उसके बाद फाइनल हम जाएंगे कुछ और चीजों की तरफ, इस पर रिफ्लेक्शन को समझेंगे। ओए बस भाई। सो गाइस, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, यार सुनते चलो, प्लेन सरफेस है, इस पे नॉर्मल कैसे बनाओगे। अच्छा, इधर नॉर्मल बनाता कैसे बनाया, नॉर्मल कैसे बनाया दक्ष, नॉर्मल कैसे बनाया, सीधा बस सरफेस के साथ जो 90 डिग्री बना रहा है वही नॉर्मल है। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं इधर नॉर्मल बताओ, ए निखिल, फिर तुम बोलोगे नहीं आ रहा। इधर बताओ नॉर्मल कैसे बनेगा, इधर बताओ, इधर तो नॉर्मल इधर ऐसे बन जाएगा। इधर बताओ कैसे बनेगा, इधर ऐसे बन जाएगा। नॉर्मल मतलब एक ऐसी लाइन जो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री, दिस इज नॉर्मल। तो मुझे किसी भी जगह पर नॉर्मल बनाने में कोई खास आपत्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री बनाना कोई बहुत मुश्किल चीज है ही नहीं। तो यार मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं
कि मुझे बताओ यहां पर इस सरफेस का नॉर्मल कैसा होगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसा होगा। तो यार ऐसा तो नहीं होगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि ये एंगल तो मुझे किसी एंगल से 90 नहीं लग रहा सर। बोलो मानते हो कि नहीं मानते। ऐसे में मैं आपको बता देता हूं बच्चों, एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी है जो बचपन में हमने पढ़ी थी सर्कल चैप्टर के अंदर। एक सर्कल के अंदर, एक गोले के अंदर अगर किसी भी पॉइंट पे तुम्हें नॉर्मल बनाना है ना, तो कहते हैं कि उसको उसकी सेंटर वाली लाइन से जोड़ दो, या उसका रेडियस जो होता है वो खुद में अपने आप में एक नॉर्मल लाइन होती है। ये जो सेंटर से जुड़ती हुई लाइन होगी ना, ये पक्का उस सरफेस में 90 बना रही होगी। देख लो 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये इतना जरूरी कॉन्सेप्ट है ना, मैं बता रहा हूं, अगर आपने नॉर्मल ढंग से बनाना नहीं सीखा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आओगे। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में बार बार कर्व्ड सरफेस ही पढ़ाऊंगा। कर्व्ड सरफेस का डिस्कशन सबसे ज्यादा है, प्लेन का तो हर बच्चा कर लेता भाई, उसमें क्या है, आई बराबर आर कर दिया खत्म कहानी। कर्व पे तो फंसना है मामला सारा। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बस नॉर्मल बनाना सीखो। मुझे बताओ इस पॉइंट का नॉर्मल कैसा बनेगा सर, इस पॉइंट का नॉर्मल जाएगा उसके सेंटर से। अच्छा इधर का नॉर्मल बनाना है, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है। सिंपल सी बात है यार, ये किसी भी एंगल से आपको नॉर्मल लग रहा है सरफेस से, तो ये तो नहीं लग रहा सर। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसकी लाइन को इसके सेंटर से जोड़ता हुआ लेके जाऊं तो पक्का सर फिर 90 लगता है। लगता है कि नहीं लगता 90? चलो इधर बताओ, इधर बताओ खुशी पीछे, इधर बताओ 90 कैसे बनेगा। अगर मैं इस लाइन को सीधा इसके सेंटर से जोड़ दूं वो 90 लग रहा है कि नहीं लग रहा। मतलब एक बात फिक्स हो गई, किसी भी कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर मुझसे क्या पूछा नॉर्मल कहां है, नॉर्मल रे कहां है, तो मैं उस पॉइंट से सीधा सेंटर वाली लाइन को जोड़ दूंगा, वही रे बोलो क्या होगी, नॉर्मल रे। क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी है, किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो सेंटर से लाइन आ रही होती है वो सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? छोटी क्लास की प्रॉपर्टी यही है। सीधी सीधी ये देखो, ये जा रही, देखो ये जा रही सेंटर से 90 डिग्री, ये जा रही 90 डिग्री, ये जा रही, जितनी भी लाइनें सेंटर से आ रही हैं वो सब पूरे सरफेस पे कितना एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री। फाइन और नॉट गाइस? सो मुझे लगता है नॉर्मल बनाना आप लोगों को आ गया, पक्की बात है। अब खेल खत्म है, अब यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब तुम्हें सारा खेल शुरू होगा ऐसे। तो मुझे बताओ अगर इधर बोलूंगा, अरे बस ये वाली बात आपको समझ में आ गई है, तो बेसिक वाला पार्ट खत्म हो गया। अब रिफ्लेक्शंस पे आएंगे। मुझे बताओ जरा, यहां पर अगर मैं नॉर्मल बोलूंगा तो ऐसा बनेगा, कहीं और बोलूंगा तो कैसा बनेगा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नॉर्मल रे। चलो खत्म करो इसको, अगले पेज पे आओ। तो मुझे समझ में आ गया भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, कन्वेक्स कनकेव क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल रे कहां होती है वो समझ में आ गया। अब शुरू करते हैं असली चीज। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, दैट इज मैं पढ़ाने वाला हूं रिफ्लेक्शन एट द कर्व्ड सरफेसेस। तो आपने 6 केसेस कनकेव के पढ़े थे, 2 केसेस कन्वेक्स मिरर के पढ़े थे। 6 बार आपने कनकेव पे लाइट को गिराया था, 2 बार कन्वेक्स में। पॉसिबली 8 केस हो पाते हैं। मैं बस आप लोगों को वो 8 केस में पूरे नहीं कराने वाला, मैं आप लोगों को करने का बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप लोगों को करना क्या होता है उस केस के अंदर। कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्शन करनी होती है बस, और कुछ नहीं है। तो मुझे तुम में से एक छोटी सी बात बताओ, ये सरफेस कैसा है पहले बताना जरा एक बार, कैसा है? कैसा है? पहले पेंट तो करे ना। अब बोलो कॉनकेव है। कुछ रूल्स सिखाऊंगा, कुछ रूल्स सिखाऊंगा, उन रूल्स को सुनना, उसके बाद कोई भी डायग्राम बनाना ऑटो में से सारे के सारे टिप्स पे बन जाएंगे। बिना रूल्स के करने से बेवकूफी है भैया। अगर आपने बिना रूल सीखे काम करा कोई फायदा नहीं है। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यू नो दैट दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं ना कहीं गोला घूमेगा तो यहां पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और मैं आपको बताऊं सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी दूरी पे फोकस भी होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी दूरी पे बोलो क्या होता है बच्चों, फोकस। इसको फोकस बुलाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जितने भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसके जस्ट आधी दूरी पे, जैसे ये आर होता है, रेडियस होता है, तो r/2 दूरी पे क्या होता है, फोकस होता है। सृष्टि नहीं है बात समझ में। अब क्या करना है बच्चों वो सुनो। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के कहां आ रही होती है, पैरेलल आ रही होती है, passes through the focus, passes through the, but what is the possible reason behind this? रीजन बोलो भाई, ऐसे हवा में बात नहीं करनी। ये रूल सिखाया गया होगा, मुझे बताओ क्या रूल सिखाया था, बोलो। when a ray coming parallel to principal axis, parallel to principal axis, after reflection it passes through focus। जिस बच्चे ने बेसिक पॉइंट्स बहुत अच्छे करे ना, मैं बता रहा हूं कहीं नहीं फंसोगे पूरे चैप्टर में। बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मैं आपको चीजें कराऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा।
अगर तुम तरीके से पढ़ रहे हो तो मैंने बोला कि जब भी कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस। अब ये बात आपने पढ़ी है 10th क्लास में भी कि कोई भी रे सीधी आई तो वो कहां से पास कराता है? फोकस से। मुझे इसका पॉसिबल रीजन बताओ, कैसे हो सकता है, क्यों हो रहा है? चलो बनाओ एक रे, बनाओ, चलो बनाए। ये आई, अब ये फोकस से पास करा दी, बिल्कुल सही है। ये आपकी कौन सी रे है बोलो? इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे है तो रूल ये कहता है कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल रे के साथ जितना एंगल बनाया होगा उतना ही वो रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। बोलो एग्री और नॉट? अब यहां पर इंसिडेंट रे यहां टकराई तो यहां पर नॉर्मल बनाओ पहले। तो मुझे बताओ यहां का नॉर्मल कैसे बनेगा? तो नॉर्मल को हम सेंटर से पास होएगा, बहुत अच्छे बच्चों, ये बनेगा। तो ये मेरी कौन सी रे है बोलो? नॉर्मल। अरे कैसे सर? अरे कर्व सरफेस का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। तो ये वाला जो एंगल है बोलो कितना है? बोलो आई। और अगर ये आई है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगी? इतना ही, आई जितना बनाएगी। उसको आर बोल देते हैं लेकिन एंगल उतना ही बनाएगी। मतलब नॉर्मल के साथ अगर इसने 30 बनाया तो नॉर्मल के साथ वो भी 30 बनाती हुई जाएगी। एग्री और नॉट? तो अगर वो 30 बनाती हुई जाएगी तो देखो कहां से पास होगी। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस के लिए ही नहीं, कर्व्ड सरफेस के लिए भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। बस यहां पर आपको दिखने में थोड़ा अलग लगता है, होता वही है। नॉर्मल के साथ जितना इंसिडेंट ने एंगल बनाया उतना रिफ्लेक्टेड ने भी एंगल बनाया। और इस रूल की वजह से चीजें कहां से पास होती हैं बोलो? फोकस से पास होती है। नहीं आया ना समझ में? एंड वी हैव अ मैथमेटिकल प्रूफ एज वेल कि वो एग्जैक्टली फोकस से ही पास हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आई और आर बराबर होते हैं, हम साबित कर देते हैं कि ये पॉइंट अगर आर है तो ये r/2 है। वो लेकिन वो बात की चीज है भैया, उसको छोड़ दीजिए। आप बस मुझे ये बताइए, पहले वाली बात आपको समझ में आ गई? अच्छा कोई बच्चा ये कहेगा सर ये तो नीचे, मतलब यहां वाली रे तो आ गई, क्या गारंटी कि नीचे वाली आएगी? क्या गारंटी है कि ऊपर वाली आएगी? सर भैया कोई भी पैरेलल रे आए सारी फोकस से पास होंगी। सारी कहां से पास होंगी? लेट मी ट्राई, बोर्ड पे देखिएगा। मान लीजिए कोई और कलर लेते हैं, ये रहा। सो गाइस एक रे नीचे से आई, यहां से आई। बच्चों प्लीज रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करें। आज हमारा ध्यान केसेस पे नहीं है, आज हमारा ध्यान होगा सिर्फ और सिर्फ रूल्स पे। सो गाइस एक रे ऐसे आई, फिर वही बात आती है बच्चों। कौन सी बात आती है सर? कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है उतना रिफ्लेक्टेड बनाएगी। अब यहाँ का नॉर्मल बनाओ, यहाँ का नॉर्मल कहां बनेगा? विशेष यहाँ का नॉर्मल कहां बनेगा? उसके सेंटर से। सर कोई भी नॉर्मल ना कर्व सरफेस का उसके सेंटर से आता होगा। तो सर ये वाला एंगल बोलो कितना होगा? सब बच्चे ये वाला एंगल बोलो कितना होगा? आई। और जितना आई बनाए तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना बनाएगी, तो उतना बनाती हुई जाएगी। तो बोलो ऐसी पास होगी कि नहीं होगी? ये भी कहां से पास हो रही है बोलो? फोकस से। समझ नहीं आ रहा? कहेंगे सर ये तो ऊपर नीचे की बराबर वाली ले ली, थोड़ी ऊपर से लेना है। कोई रे ले लो, कोई रे ये ले लो। नहीं ओए बस भाई, ये रही। अब अगर वो रे आ रही है आपको सर वो नहीं आएगी। अब बात सुनो, अगर वो आ रही है तो उसका नॉर्मल कहां से पास होएगा? सेंटर से। यार सेंटर से पास होएगा। नॉर्मल थोड़ा रेड कलर से बना रहा हूं इस बार। मेरे पास तो बहुत कलर है भाई। सही है। अब अगर क्या होता है ना बच्चों, मेरी बात सुनो, किसी को लगता है कि सर ये मेरे को नहीं लग रहा वहां से पास होगी, बच्चों प्लीज विशेष, तो ये एंगल बड़ा हो जाता है, ये एंगल ही बड़ा हो जाता है। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाता है? बड़ा बड़ा, और ये पास वहीं से कर जाती है, पास वहीं से कर जाती है। मतलब सर कुछ भी कर लो, कोई भी रे अगर पैरेलल आई है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इट डेफिनेटली पासेस थ्रू द फोकस। एंड अब आप डायग्राम को इसको देख के बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आप लोगों को। बोला है कि नहीं? लेकिन क्या आप लोगों को रूल समझ में आ गया? आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 रे लो, उनके ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओ और करके दिखाओ। नहीं आया ना समझ में? अच्छा एक मजे की बात हो रहा है, आपको अगर मैं इस वाली रे की चर्चा करूं तो क्या बोलोगे? करवाया भी मैंने भी। ये कोई रे ये वाली सीधी आई, देखो ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली है। अब कोई लाइट यहीं से आई सीधी, यहां से आई। अब नॉर्मल कहां पर है? तो यहां का नॉर्मल इसके सेंटर से सीधा यही है। मतलब कि मेरी इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? 0। तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगी? 0। तो ये वाली रे यूं गई और ये वाली रे आ गई, फिर से फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से। सो एनी रे व्हिच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। हो गया याद? बस ये बातें याद हो जाएंगी ना, तो फिर जब मैं तुम्हें वो केसेस कराऊंगा, मैं सीधा कोई रे ऐसे लाऊंगा तो वो देखो कहां से पास होगी, आप कहीं फोकस से पास होगी कर देंगे, ऐसे बनाएंगे। लेकिन पहली बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं आई। दूसरी बात कोई बता सकता है और क्या होती है? Any ray comes from focus
आफ्टर रिफ्लेक्शन आज हो सकता है हम केसेस ना पढ़ पाए, लेकिन आपको बातें सारी समझ में आ जाएंगी ना, तो तुम्हें पता लगेगा जो आज हमने पढ़ा है ना ये इतना इंपॉर्टेंट था कि वो जो तुम बचपन में 8 केसेस कैसे भी याद कर रहे थे उनको करने का तरीका बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था, वो तुम्हें पता लगेगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हो सकता है शायद आज हम वहां तक ना पहुंच पाए। सो मैंने क्या बोला, ए बच्चों प्लीज, अ रे कम्स फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने बोला कोई भी रे जो कहां से आ रही है बोलो, फोकस से आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी बोलो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड मैं इसके पीछे कोई स्पेसिफिक, मैं खुद से कोई रूल नहीं बना रहा हूं, आप लोग खुद करके देख लो। ये रहा मिरर, विशेष यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर कहीं पर फोकस है बच्चों प्लीज। तो मुझे यार एक बात बताओ, अगर कोई रे फोकस से जा रही है, कहां से जा रही है बोलो, अरे फोकस पे बल्ब रख दिया वहां से लाइट निकल रही है, क्या दिक्कत है? तो फोकस से अगर रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी? भैया मैं तो एक सिंपल सा रूल जानता हूं, मेरी कोई भी रे, देखो तो आपने याद कर लिया, मैं कहता हूं मेरी कोई भी रे जब इंटरफेस से टकराती है, मेरा तो रूल ये है कि जो रे आई वो मेरी इंसिडेंट है, मैं वहां नॉर्मल बनाऊंगा, मेरी इंसिडेंट ने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया मैं उतना एंगल रिफ्लेक्टर से बना के खत्म करूंगा कहानी को। यही तो कहानी है ना। तो ये मेरी इंसिडेंट रे है, तो मेरी नॉर्मल कहां पर है? मेरी नॉर्मल कहां पर है? इस जगह का नॉर्मल बनेगा हमेशा सेंटर से। सहमत हो कि नहीं? सहमत नहीं हो तो मुझे बताओ, अगर ये मेरा आई है तो जितना एंगल आई बने उतना ही आर बनाएगी। तो ये बिल्कुल जब बनता है ना तो बिल्कुल ऐसे बनता है, जितना आई उतना ही बोलो क्या आर, और ये रे बिल्कुल कहां जाती है बोलो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मींस व्हेन अ रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट passes through the focus, when the ray goes from the focus it pass after reflection passes parallel to the principal axis। नहीं आया ना समझ में? फाइन, चलो एक और देख लो, लास्ट पॉइंट। वैसे दो से सारा काम चल जाएगा लेकिन फिर भी देख लो। एनी रे कम्स फ्रॉम, तुम बता पाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ट्रेस बैक्स इट्स ओरिजिनल पाथ। बहुत अच्छे, ट्रेस बैक्स इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ही पाथ को ट्रेस बैक कर जाएगी। कैसे? आ जाइए। अरे कुछ आ भी रहा है समझ में, या मेरा रिवीजन हो रहा है फिर से? एक और बार सर में, अरे हो गए, मैं तो बहुत साल हो गए भाई, अब निकालना नहीं है भाई, अब कोई फायदा नहीं है। क्लास बोर्ड पे देखो, ये आपके पास एक मिरर है, ओए क्लास प्लीज भाई, ये आपके पास मिरर है और रे कहां से जा रही है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। अब कहां से रे जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो कैसे जा सकती है सर? अरे कोई चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो रे वहीं से जाएगी, बल्ब यहां पर है तो यहां से जाएगी। तो मैंने बोला भाई यहां से रे जा रही है, सुनना मजा आएगा इस केस में। ये रे यूं गई, भाई मेरा तो रूल यही है कि जो रे जा रही है वो मेरे लिए बोलो कौन सी रे है? इंसिडेंट। मैं कैसे मानूंगा? मैं कहूंगा भैया इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया, टकराने के बाद मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही बनाएगी। तो मैंने कहा नॉर्मल बनाता हूं एक बार मैं यहां पर, मैंने देखा नॉर्मल तो यही है, इसका मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में 0 डिग्री का एंगल। मतलब अगर आई 0 है, रितिका नहीं आ रही बात समझे, ध्यान दो, आई 0 है तो आर भी कितना होगा? 0। समझ नहीं आ रहा शायद, पक्का बताओ, नहीं आ रहा रितिका? तो अगर आई 0 है मेरा तो आर भी कितना होगा? तो गई भी ऐसे ही है, टकरा के आएगी भी ऐसे ही। तो कहते हैं अपने पाथ को ट्रेस बैक करती है। कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो अपने पाथ को बोलो क्या करती है? ट्रेस बैक करती है। इतने रूल्स सफिशिएंट होते हैं अगले डायग्राम्स को समझने के लिए। हालांकि एक आध रूल और भी आप बना सकते हैं, वो मैं चाहता नहीं वो बनाए, वो मैं आपको दिखा दूंगा डायग्रामेटिकली, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपको 3 बातें जरूर याद होनी चाहिए किसी भी। पहली बात तो ये, जैसा प्लेन सरफेस पे, ज्यादा नहीं बच्चों, 10 मिनट 15 मिनट और बताऊंगा चीजें, बस सुन लो, खत्म करेंगे फिर उसको। पहली क्लास में बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। मैंने बोला जैसा रिफ्लेक्शन प्लेन इंटरफेस पे होता है, रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल वैसा ही होता है कि नहीं होता कर्व पे भी। ये बात तो आज पता लगी सर कि जैसा रिफ्लेक्शन का रूल लगता है प्लेन पे, वैसा ही रिफ्लेक्शन का रूल लगता है कर्व पे। उसमें सर कोई फर्क नहीं है, बस आपको दिखने में फर्क लगता है कि इसकी नॉर्मल अलग होती है
और प्लेन इंटरफेस की नॉर्मल थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन रूल वही होता है, आई बराबर क्या आर। वहां पर भी इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है, यहाँ पर भी इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्टेड रे उतना एंगल बना के जाती है, जैसा उधर होता है वैसे इधर होता है, सेम चलता है कि नहीं चलता। बस यहाँ पर नॉर्मल रे आपको पता होना चाहिए, कर्व सरफेस की नॉर्मल रे उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्की बात है। और 3 बातें याद करो, any ray which comes parallel to the principal axis passes through the focus, any ray which goes through the focus become parallel to the principal axis, any ray which goes from the center of curvature trace back to the original path. Fine or not? चलिए अब शुरू करते हैं अगली बात बच्चों। हाँ चलो अब क्या है, मैं केस कराता हूं तुम लोगों को। यार देखो एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, किसी भी चीज को देखने के लिए ना कम से कम 2 रेज का होना जरूरी है। मतलब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है तो कम से कम कितनी रेज का होना जरूरी है? 2। ये सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कार्तिक, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है कोई, आपकी आंखों को ये पता है कैसे दिखता है? समझो मेरी बात को, आपकी आंखों में ना इससे 2 रेज कम से कम आनी चाहिए, 2 रेज कम से कम। हालांकि बहुत सारी रेज आती हैं आपकी आंखों में। ओए इधर अभी ऑब्जेक्ट है, कैसे आ रही है? बहुत सारी। अरे लाइट, कोई भी लाइट कहीं पर होगी, ऑब्जेक्ट पे फोटोन्स गिर रहे होंगे, फोटोन्स फूट रहे होंगे, तो बहुत सारी लाइट निकल रही है इसमें से, तो वो लाइट की बहुत सारी रेज आपके पास आ रही है। आपके आईज ना किन्हीं भी 2 रेज को पिक करेगी और रेटिना उसको ट्रेस करेगा, और जहां भी जाके वो 2 रेज मिल जाएंगी वो बोलेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट है। यहां पर बोलो क्या है? यार एक बात बताओ ना आप लोग, अगर मान लो एक ही रे हो, एक ही रे हो, सिर्फ एक रे हो, तो क्या लग सकता है पता कि कहां पर ऑब्जेक्ट है? अरे 2 रे होंगी तभी तो मिलेगा ना, यहां पर मिलेगी तो ये ऑब्जेक्ट है, यहीं से लाइट आ रही है, क्योंकि जहां भी ऑब्जेक्ट होगा लाइट वहीं से ऑरिजिनेट होती दिख रही होगी, वहीं से। समझो मेरी बात को, जहां पर भी ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट हूं ना तो मेरे से लाइट ऐसे फैल रही है सारी की सारी, मेरे को चारों तरफ कोई भी देखेगा ना मैं दिख जाऊंगा, आगे पीछे साइड क्योंकि मेरे से लाइट ऐसे निकल रही है। तो हमेशा जब भी हम किसी 2 रेज को ट्रेस करेंगे ना, तो वो जिस पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे वहीं पर ही बोलो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वहीं पर ही बोलो क्या होता है? चिंता नहीं करनी, मैं बताऊंगा। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ नहीं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लग रही है कि आप लोगों को पता नहीं सर कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन जब मैं भी आपको डायग्राम सिखाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। चलिए एक ही केस सिखाऊंगा, ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, बस एक केस सिखाऊंगा, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। सुन लो, ये आपके पास एक मिरर है। कौन सा मिरर है? थोड़ा सा मेमोरी शार्प करो और याद करो। क्या आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे? मान लो ये गोला है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर फोकस है, तो तुम लोगों ने एक बार ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, एक बार एट सी रखा, एक बार बिटवीन सी एंड एफ रखा, एक बार एफ पे रखा, एक बार बिटवीन पी एंड एफ रखा, और एक बार इन्फिनिटी पे था बच्चों। एक बार दोबारा 6 केस याद करो। इन्फिनिटी पे था, फिर ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, फिर रखा एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, एंड देन पी एंड एफ के बीच में। यही 6 थे। कोई भी बना लेना, सारे बन जाएंगे। बस मैं आपको एक सिखाया था तरीका। अब क्या करता हूं, मान लो एक बियॉन्ड सी का दिखाता हूं मैं आप लोगों को। कोई चीज यहां पर रखी हुई, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ये निखिल खड़ा हुआ है, ये निखिल खड़ा हुआ है, ये निखिल का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सर को ए पॉइंट बोल देते हैं, पैरों को बिल्कुल बी पॉइंट बोल देते हैं। ऐसे ए बी ऑब्जेक्ट आप बोलते थे। ये रखा हुआ है इस कनकेव मिरर के सामने, लेकिन बियॉन्ड सी रखा हुआ है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि यार ये ए बी ना शीशे से पास होने के बाद, मतलब इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसा दिखेगा लोगों को। अगर कोई इंसान शीशे में देख रहा है, इस वाले मिरर में देख रहा है इसको, निखिल को, तो निखिल कैसा नजर आएगा एक बार देखें, देखिए एक बार। तो ये खड़ा हुआ है निखिल, निखिल का ये सर है और निखिल का ये पैर है बेसिकली, और हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, शीशे को देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं कनकेव मिरर ऐसे करके, और देख रहे हैं पीछे का यहाँ पर खड़ा है निखिल, तो निखिल कनकेव मिरर में कैसा दिखेगा। गाइस कुछ टेंशन नहीं लेनी, बस बोर्ड पे सुनना है। गाइस मुझे एक बात बताओ, ये रहा ए पॉइंट। अब ए पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल रही होंगी, कैसे निकल रही होंगी ए पॉइंट से? अरे यार कहीं पे भी रोशनी तो है ना, और लाइट है, तो हर पॉइंट अपने आप लाइट का सोर्स है। आप सब लाइट के सोर्स है इस रूम के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि रूम में जो लाइट जल रही है उससे फोटॉन्स आप पे फूट रहे हैं, फोटॉन्स फूट रहे हैं, तो समझिए बात को, लाइट ही लाइट निकल रही है। तो इस ए पॉइंट के पास भी, इस ए पॉइंट के पास भी लाइट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, बहुत सारी है भाई। मुझे तो इसको देखने के लिए बस 2 रेज चाहिए। कितनी रेज चाहिए बोलो? क्योंकि मिनिमम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए कितनी रेज के आना जरूरी है बोलो? 2। चलिए मैंने कहा इसकी कोई एक रे ऐसी भी होगी जो सीधी जा रही होगी, और जो सीधी जा रही होगी पक्का, वो टकराने के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। कोई प्रॉब्लम है? नहीं आ रहा। दूसरी रे ले लो भाई। दूसरी रे मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, या फोकस से, मान लो जहां से तुम्हारा दिल करे यार। क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं यहां पर खड़ा हूं ना, तो मैं किसी भी लाइट सोर्स से मुझ पर जब फोटॉन्स गिराए होंगे बच्चों समझो, तो मेरे से लाइट ऐसे 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 हर जगह निकल रही है। तो मैं कोई भी 2 रे ले लूं,
हाँ भाई, मैं कोई भी दो रे ले लेता हूं, तो इस ए पॉइंट पे निकिल पे जो लाइटें गिर रही है ना, मैंने कोई भी दो रे पकड़ी, एक तो ये पकड़ी मैंने जो सीधी गई, मैंने कहा फोकस से आ रही है, और एक जो मान लो सेंटर से जा रही है, बहुत सारी रे बनाऊंगा चिंता मत करो, जो सेंटर से आ रही है बच्चों उसको अलग कलर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेंटर से आ रही है बोलो ये ऐसे गई, एंड यू नो दैट वो क्या करेगी, बोलो ट्रेस बैक करेगी, ट्रेस बैक करेगी, ये ऐसे ट्रेस बैक करेगी। कोई प्रॉब्लम है? ये रे यहां टकरा रही है, ये रे कहां टकरा रही है, बोलो यहां पर, चिंता मत करिए, सुनते चलिए बस आप लोग। अगर मैं ये वाली रे को पहले ना बनाऊं, चलो इसको हटाता हूं, मैं फोकस वाली बनाता हूं। अगर कोई रे फोकस से गई होगी बच्चों प्लीज, तो मुझे अब बनाने की जरूरत नहीं कि भैया ये रे आई, ये नॉर्मल बनाया मैंने फिर ऐसे, रूल इसीलिए तो पढ़ाया एक बारी में कि अगर फोकस से गई होगी तो डेफिनेटली जब मैं इसका यहां पर आई बराबर आर लगाऊंगा, इसको इंसिडेंट मानूंगा, यहां से नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो पक्का ये रे क्या बन जाएगी, पैरेलल। नहीं आ रहा ना समझ में? थोड़ा सा हमारे डिस्टेंसेस अलग होते हैं, इसलिए बहुत अच्छी डायग्राम बन नहीं पाती है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मेजरमेंट करके सी और एफ नहीं ले रहे होते। क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा मेजर करके हम सी और एफ को चॉइस नहीं कर रहे होते हैं। तो एक रे ये वाली आई, अब बताओ ए पॉइंट की एक रे ये आ रही है और ए पॉइंट की एक रे ये आ रही है। जब आई से आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा जो ए से रेज आ रही है ना, वो रेज ऐसे पहुंची है, हम इनको ट्रेस करेंगे, हमें तो ए यहां नजर आएगा, हमें ए यहां नजर आएगा। मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिए बच्चों, थोड़ा सा मैं सी को चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां कर रहा हूं बच्चों, मेरी बात समझो। नहीं आया ना समझ में? ए से जो दो रेज निकली हैं टकराने के बाद, वो दो रेज आप तक कैसे पहुंची है? मुझ तक तो ऐसे पहुंची है। मैंने कहा मेरे पास जो ए से रेज है मैं ट्रेस करूंगा, मेरे को ए दिख जाएगा, तो मैंने ट्रेस बैक करा, मुझे तो ए नजर यहां पर आया। और ऑब्वियसली बात है, अगर ए यहां नजर आ रहा है तो बी तो उसके ऊपर ही नजर आएगा ना, क्योंकि आपको एक छोटी सी चीज सोचनी है, दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस। कोई पॉइंट अगर कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो आपको पता है उसकी तो रेज जाएंगी और वापस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहती है, इसका मतलब बी तो पक्का प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनने वाला है। तो इसका मतलब ए के जस्ट कहां बनेगा, बोलो ऊपर। तो मेरे को पता है कि जो एक्चुअली में निकिल है ना, वो कनकेव मिरर के अंदर मेरे को उल्टा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा बोलो? ये खड़ा सीधा है लेकिन नजर कहां आएगा, उल्टा। और अगर ये बियॉन्ड सी खड़ा है तो मुझे कहां नजर आएगा, बिटवीन सी एंड एल। कहां आएगा बोलो? समझ नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश करना। अच्छा आप कहेंगे सर ये वाली दो रे क्यों सर, और वाली रे ले आओ। भैया ए पॉइंट से निकलने वाली सारी रे इसी पॉइंट से पास हो रही है, आपसे कोई भी रे बना लो। चलो एक काम करते बनाते हैं, सी वाली बनाए। सी वाली जो रेज आ रही है देखो, वो भी ऐसी पास हो रही है, आ रही है और इसी तरीके ट्रेस बैक कर रही है। बोलो कर रही है कि नहीं कर रही? आई थी और ऐसी ट्रेस बैक करी। मैं चाहूं तो आंखों से जब इस रे को भी देखूंगा, इसको देख लूं, इसको देख लूं, यहीं टकराएंगी, इसको देख लूं, उसको देख लूं, यहीं टकराएंगी। बोलो है कि नहीं? नहीं आया। एक और दिखाता हूं, एक और दिखाता हूं, सुनो 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 क्लास प्लीज, एक और दिखाता हूं। ये वाली रे मान लो, एक ये वाली रे लो, ए क्लास, एक रे ये वाली लो जो पोल पे गई। ये नहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने, मैं पढ़ाता हूं, सुनो। एक रे ऐसे गई, अब ये रह गई तो इंसिडेंट रे, पोल वाला तो हमने नहीं पढ़ा ना, पढ़ लो आज। इंसिडेंट रह गई तो नॉर्मल तो यही है, तो जितना रे इधर, इतना एंगल इधर बनाया हुआ इतने बनाएगी, इधर ऐसे आएगी, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी वहीं से पास हो रही है। एक ही जितनी भी रेज है सारी की सारी टकराने के बाद इसी पॉइंट से पास हो रही कि नहीं हो रही? कहीं भी ले लो, और कहीं मन करता है ना, यहां ले लो, यहां ले ली, वहां गई है, यहां पर आपका नॉर्मल ऐसे बनेगा, टकराने के बाद आएगी। समझो मेरी बात को, नॉर्मल तो यूं ही जाएगा बीच से, नॉर्मल तो यूं ही जाता, तो जितना इंसिडेंट ने बनाया उतना ही रिफ्लेक्टेड बनाएगी। सारी रे एक ही निकल के कहां से पास हो रही टकराने के बाद, इसी पॉइंट से। तो मेरी आईज ने किन्हीं भी दो रेज को ट्रेस करा तो ये तो सबको ही नजर आ गया ना, समझे नहीं? और रूल के मुताबिक आपको अब इतने रूल पता लग गए हैं, आप जिस भी चीज की इमेज बनाना चाहते हो उस पॉइंट को पकड़ लो यार। अरे सुनो, ए को पकड़ लो, ए से एक रे पैरेलल निकाल दो, एक तो वो होगी, एक फोकस वाली निकाल दो, चाहे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली निकाल दो, एक पोल वाली निकाल दो, एक रैंडम कहीं भी निकाल दो, कहीं भी निकाल दो, मैं कह रहा हूं कहीं भी निकाल दो, रूल तो बन जाना है। मुझे कितनी रे चाहिए? दो। मैं जनरली एडवाइस करता हूं बच्चों को एक पैरेलल वाली चूज करा करो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक फोकस वाली चूज कर लिया करो, और जब वो खुद फोकस पे है तो फोकस वाली रह के सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली चूज कर लो, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना। तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये डायग्राम तो बिल्कुल कबाड़ा हो गया, लेकिन आप लोगों को मेथड पता लगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें अभी समझना था बस। क्लियर हो रहा है? और आप लोग यही पढ़ते थे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। और जितना अब ये आगे बढ़ता है ये पीछे जाता है। आप कनकेव मिरर में ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे ना तो आपकी इमेज पीछे की तरफ जाती हुई नजर आएगी, ऐसे जाती हुई नजर आएगी, वो भी उल्टी, रिवर्स ऑर्डर में, ऐसे लगेगा उल्टा चल रहे हो। और सुनो सुनो, बस खत्म कर रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं, मान लो आप कहीं सर मेरे को तो एक ही, आपने तो बस अभी एक ही केस कराया है, बाकी केस सर मैं कैसे करूं घर पे? अरे यार कुछ नहीं करना तुम लोगों को, मुझे तुम ये बताओ, ये सी यहां पर होगा, ये एफ यहां पर होगा, आप मुझे कोई भी रैंडम केस बोल दो, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनेगा। कोई भी रैंडम केस बोलो, मान लो बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, लो एट सी, जब एट सी होता है तो याद करो एट सी बन जाता है। तो ऐसे में देखो एट सी कैसे बनेगा, अगर हमने डिस्टेंस सही लिया तो बन जाएगा बिल्कुल सही। सो गाइस, एक रे जो पैरेलल गई वो कहां से पास होगी? ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा, मैं ए देखता हूं कहां बनेगा, तो जो पैरेलल गई वो फोकस से पास होगी, और जो फोकस से जाएगी वो, तो कर दो फोकस से, वो बनेगी, मैं बना दूंगा। यार तुम एक बात बताओ, मैं ये सी और एफ ले रहा हूं, मैं नाप के ले रहा हूँ स्केल से नहीं ले रहा ना, तो तुम इतना क्यों नाप रहे हो? हैं? कौन नहीं हो रही? एफ तो मैं बनाऊंगा ना, क्या बनेगा? वो तो पहले बनाया हुआ था, बाद में बनाना है। तो लाइन पास होने के बाद एफ बनाना है, पहले नहीं बनाना कभी भी। तो जहां से पास हो जाए वही हमारा एफ है। सुनो तो, ए बच्चों प्लीज, तो ये वाला पॉइंट ए आ गया और ये भी आएगा, बोलो क्या ही प्रॉब्लम है? अब बनने लग गया एट सी, तो एट सी, और ए क्लास प्लीज, आप लोग, ए बच्चों, कोई भी केस, मतलब ये मजाक है, मतलब ये केसेस मजाक हैं। 12th में आने के बाद तो ये ऐसे बिल्कुल लड्डू लगने चाहिए कि अरे सर ये क्या है, कहीं भी रख लो, लो यहां रख दिया। अब बोलो, जो रे सीधी गई, ए पॉइंट को ढूंढो, बस ए पॉइंट को ढूंढो, बी तो उसके ऊपर ही होता है। जो सीधी गई वो कहां से पास हो रही है? अगली कहां से लूं? फोकस से ले लो। एक रे फोकस से गई, नहीं आई ना बात समझ में? तो जो सी एंड एफ के बीच में है वो बियॉन्ड सी बनेगी। तुम लोग तो बड़े तेज बन रहे हो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, मैंने ये डिस्टेंसेस, यार देखो ये पूरा गोला ऐसा बनेगा, मेरा सेंटर की जगह पे नहीं है अभी, सेंटर को मैं थोड़ा इधर करूंगा, आ गया बियॉन्ड सी। अभी फिलहाल जो मैं केसेस बना रहा हूं, मैं बिना नापे तोले बना रहा हूं यार, आप बिना नापे तोले बनाओगे ऐसे ही बनेंगे। अगर मैं बिल्कुल नाप के एफ और सी बिल्कुल नाप के बनाऊं, रेज बिल्कुल एक्यूरेट बिटवीन सी एंड एफ लेने पे बियॉन्ड सी बनती है, ध्यान रखना, ठीक है? वो तो हम रैंडम ऐसे ही बना रहे हैं लोकेशंस, तो वो थोड़ा आगे पीछे जा रही हैं, बट आप लोग अगर तरीके से बनाएंगे तो बनेगा। तो मुझे तुम एक बात बताओ, देखो ए क्लास, मैं 6 के 6 केस प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी, लेकिन मुझे बस तुम ये बताओ, क्या तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया क्या चीज चल रहा है? आज मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिफ्लेक्शन बढ़ाने की कोशिश करी, बेसिक चीजें मैंने सारी क्लियर कर दी हैं, और यही है वैसे सिलेबस में, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है अलग से। तो मुझे तुम बस ये बताओ, ए बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं, 2 मिनट लूंगा। मैंने बोला कोई भी लाइट जब किसी इंटरफेस पे आती है तो 3 फिनोमिनाज होते हैं, वन इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन यानी ट्रांसमिशन, एंड वन इज अब्जॉर्प्शन। तीनों लाइट को मिला दो, टोटल 100% लाइट बन जाएगी, 3 के अलावा कुछ नहीं होता। फाइन, हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। जब मैं रिफ्लेक्शन पढ़ने गया तो मुझे ये समझ में आया कि जब भी एक लाइट टकरा के इंटरफेस से अपने मीडियम में वापस आती है तो 2 बातें रहती हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट ये क्या होती है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बनाती है वो आई होता है, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल रे के साथ बनाती है वो आर होता है। बट यू मस्ट नो व्हाट इज नॉर्मल रे, ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड आप ही बनाते हैं। नॉर्मल रे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कहां पर है? क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में आई बनता है, इसी के रिस्पेक्ट में बोलो क्या बनता है? आर बनता है। क्लियर? और एक बड़ी मजेदार बात पता लगी, रेगुलर सरफेस पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है और इरेगुलर पर भी। बस रेगुलर वाला सेम पैटर्न रिलीज कर देता है, इसलिए रेगुलर वाली चीजों में पीछे वाली चीज दिख जाती है और इरेगुलर में नहीं नजर आती बच्चों, पैटर्न चेंज हो जाता है। फाइन, फिर मैंने आपको बोला कि प्लेन इंटरफेस पे तो रिफ्लेक्शन सीख लिया, प्लेन इंटरफेस पे तो रिफ्लेक्शन सीख लिया है, अब किस पे सीखना था बोलो? कर्ड पे। और कर्ड में कनकेव है और एक बोले कन्वेक्स। और इसके लिए मैंने तुम्हें कुछ बातें सिखाना शुरू करी। मैंने कहा कोई भी रे जो पैरेलल आ रही है फोकस से पास होगी, जो फोकस से जा रही है पैरेलल हो जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्रेस करेगी अपने बात को। क्लियर है कि नहीं? और उसके जरिए मैं तुम्हें कुछ केसेस बनाना सिखाना शुरू करे, ये केसेस बनाना सिखाना शुरू करे। वैसे डायग्राम बहुत कबाड़ा हो गया, लेकिन आप लोगों को पता है कि क्या मैटर है। 6 केस बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से नेक्स्ट क्लास में बनवाए जाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस दोनों पे आ गया कि नहीं आ गया? सर दोनों पे आई बराबर आर होता है, बस ध्यान रखना, दोनों पे सेम काम करती है चीजें। रटना तो नहीं पड़ रहा ना, इस चीज को समझना है अच्छे से और क्लास को गो थ्रू करके आना है।
क्योंकि अगली क्लास में इससे थोड़ी और बढ़िया चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, 2 मिनट रुक जाना, नहीं तो फोन गिरा दोगे तुम मेरा।